औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपने लास्ट टॉपिक में जो है वो कुछ डिफरेंसेस कवर किए थे। क्वेश्चन नंबर 12 था हमारे बुक एक्सरसाइज का, जिसमें हमने ई तक डिफरेंसेस कर लिए थे। अब हमारा नेक्स्ट डिफरेंस है एफ, एक्टिव एंड पैसिव स्मोकर्स। एक्टिव स्मोकर्स और पैसिव स्मोकर्स का हमने जब अपना लेक्चर कवर किया था स्मोकिंग वाला, उसमें मैंने आपको डिटेल में जो है वो बताया था कि स्मोकर्स और पैसिव स्मोकर्स क्या होते हैं। एक्टिव स्मोकर्स, दीज आर intentional inhalers of tobacco smoke, and passive smokers, these are non-intentional inhalers of smoke from other people's smoking. Intentional inhalers का मतलब है कि वो लोग जो कि खुद से अपनी मर्जी से जो है वो स्मोकिंग करते हैं, वो एक्टिव स्मोकर्स होते हैं। और पैसिव स्मोकर्स का मतलब ये है नॉन इंटेंशनल इनहेलर्स, मतलब कि वो खुद तो स्मोकिंग नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से उनको स्मोक जो है वो डिस्टर्ब करता है या उनकी बॉडी के अंदर जाता है, वो पैसिव स्मोकर्स होते हैं। इसका सेकंड डिफरेंस है, दे आर आल्सो कॉल्ड फर्स्ट हैंड स्मोकर्स एंड दे आर आल्सो कॉल्ड सेकंड हैंड स्मोकर्स। चूंकि फर्स्ट हैंड स्मोकर्स इनको क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि यही वो लोग हैं या यही वो पीपल्स हैं जो कि स्मोकिंग स्टार्ट कर रहे हैं या खुद से कर रहे हैं स्मोकिंग। जबकि पैसिव स्मोकर को सेकंड हैंड स्मोकर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये खुद तो स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्मोकिंग से मुतासिर जरूर हो रहे हैं। थर्ड इसका डिफरेंस हम लिखेंगे कि दे हैव मोर कंट्रोल ओवर देयर एक्सपोजर्स टू स्मोक। इनके पास जो है वो कंट्रोल होता है कि ये उसको कंट्रोल कर सकें इस स्मोक के एक्सपोजर को, लेकिन जो पैसिव स्मोकर्स हैं दे हैव लेस कंट्रोल ओवर देयर एक्सपोजर्स टू स्मोक, कि वो स्मोक को किस तरीके से लेस कर सकें, कंट्रोल कर सकें, क्योंकि उनके अपने हाथ में तो नहीं है ये धुआं जो भी स्मोक है जो उनकी बॉडी के अंदर जा रहा है, वो खुद तो उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो नेचुरली कुदरती तौर पर जो है वो उनकी बॉडी में इनहेल होता जा रहा है। फोर्थ इसका डिफरेंस होगा हायर निकोटीन लेवल प्रेजेंट इन बॉडी। जो एक्टिव स्मोकर्स हैं उनकी बॉडी में निकोटीन लेवल बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होगा एज कम्पेयर टू पैसिव स्मोकर्स। इनकी बॉडी में जो निकोटीन लेवल है वो लोअर क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट डिफरेंस जो हमारी बुक एक्सरसाइज में हमसे पूछा गया है वो है ब्रोंकाइटिस और नमूनिया। इसको भी हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी किया है अपने लेक्चर्स में कि ब्रोंकाइटिस और नमूनिया में क्या डिफरेंस है, यहाँ वो आपसे पूछ रहे हैं। तो ब्रोंकाइटिस का पहला डिफरेंस हम ये लिखेंगे कि इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ एयर पैसेज लाइक ट्रैकिया ब्रोंकाई। एयर पैसेज क्या है? एयर पैसेज का मतलब ये है कि वो रास्ता जहाँ से हवा ने गुजर के लंग्स तक जाना है, उस रास्ते के अंदर जो जो भी ऑर्गन्स शामिल होते हैं, जैसे ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, ब्रोंकस है, ये सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं वो जो है वो मुतासिर हो जाते हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है या उनमें स्वेलिंग हो जाती है। नमूनिया में क्या होता है? नमूनिया में कौन सी जगह जो है वो मुतासिर होती है? इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स। ये बहुत क्लियर डिफरेंस है कि यहाँ पर एयर पैसेज में इन्फ्लेमेशन हो रही है और यहाँ पर लंग्स के एल्वियोलाई में इन्फ्लेमेशन हो रही है। ब्रोंकाइटिस इज कॉज्ड बाय वायरल इन्फेक्शन। ये भी इसका एक बहुत मेन डिफरेंस है। इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि ब्रोंकाइटिस जो है वो एक ऐसी डिजीज है जिसमें वायरल इन्फेक्शन यानी कि वायरस जो है वो अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से ये ब्रोंकाइटिस का मसला होता है। जबकि नमूनिया में बैक्टीरिया जो है वो अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से नमूनिया जो है वो उसका मसला हो जाता है। तो ये एक बहुत इजी सा डिफरेंस है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि ब्रोंकाइटिस वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है और नमूनिया बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। बिल्कुल इसी तरह से इसका थर्ड डिफरेंस है कि इट जर्नली गेट्स क्योर्ड इन 1 वीक ऑन इट्स ऑन। वायरल इन्फेक्शन जितने भी होते हैं वो खुद से जो है वो अपना टाइम पीरियड कंप्लीट करके 5 डेज 6 डेज जितने भी उस वायरस की लाइफ स्पैन होती है वो कंप्लीट करके वो खुद ब खुद वायरल इन्फेक्शन जो है वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उनके लिए स्पेसिफिक किस्म की एंटीबायोटिक यूज करनी पड़ती है ताकि उस बैक्टीरिया को किल किया जा सके। तो ब्रोंकाइटिस का थर्ड डिफरेंस आप ये लिखेंगे कि इट्स जनरली गेट्स क्योर्ड इन 1 वीक ऑन इट्स ऑन। एंड थर्ड डिफरेंस ऑफ नमूनिया इज इन दिस केस एंटीबायोटिक्स आर प्रेस्क्राइब्ड फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इस केस में जो नमूनिया का केस है उसमें एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की जाती है, डॉक्टर किसी खास किस्म के एंटीबायोटिक देते हैं ताकि वो इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म कर सके। नेक्स्ट हमारा जो डिफरेंस है वो है एरोबिक एंड
एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, हम 9th क्लास में भी बहुत ज़्यादा जो है वो इसको स्टडी कर चुके हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसी रेस्पिरेशन है जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसी रेस्पिरेशन है जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, यानी ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती है। सेकेंड डिफरेंस है इसका, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हमने रेस्पिरेशन के टॉपिक में पढ़ा था कि ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती है, ऑक्सीजन एब्सेंट होती है, इसलिए ग्लूकोज मुकम्मल तौर पर कन्वर्ट नहीं होता कार्बन डाइऑक्साइड में, बल्कि ये कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड और इथेनॉल में। थर्ड डिफरेंस इसका होगा कि इट टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसकी प्लेस कहाँ है, वो उसका ओरिजिन कहाँ है, कहाँ पर ये जो है वो पुपजीर होती है, इसकी लोकेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। और इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म, इसकी लोकेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन की या साइटोप्लाज्म में जो है वो रेस्पिरेशन होती है। फोर्थ डिफरेंस है इसका, 36 to 38 ATP मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। अगर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है, टूटता है, तो उसके नतीजे में एनर्जी के 36 से 38 तक के मॉलिक्यूल एटीपी जो है वो एनर्जी के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये 36 से 38 एटीपी एनर्जी के मॉलिक्यूल्स जो है वो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन से एक मॉलिक्यूल के ग्लूकोज के हमें इतने मॉलिक्यूल्स जो है वो हासिल हो जाते हैं। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 ATP मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। अगर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है तो उससे ATP के 2 मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। अब एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन की हम इक्वेशन भी लिख सकते हैं ताकि हमें ये क्लियर हो जाए, और अगर हम अपने पेपर्स में इसको लिखेंगे तो एग्जामिनर्स जो है वो इसके हमें अच्छे नंबर जो है वो देता है, क्योंकि इस इक्वेशन से पता चल जाता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चे का। तो इसकी इक्वेशन में वही सारी चीज़ें जो हमने यहाँ वर्डिंग में लिखी है वही सब कुछ जो है वो इक्वेशन में आ जाता है कि ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है C6H12O6, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ATP के मॉलिक्यूल बनाता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है C6H12O6, इसमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है और ये इथेनॉल और लैक्टिक एसिड बना रहा है और ATP के मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा फेरिंक्स एंड लैरिंक्स। फेरिंक्स और लैरिंक्स हमने जब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पढ़े थे तो उसमें हमने जो है वो फेरिंक्स और लैरिंक्स को डिस्कस किया था कि फेरिंक्स क्या चीज़ होती है और लैरिंक्स कहाँ मौजूद होता है, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में कहाँ पे, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कहाँ पे मौजूद होता है। तो फेरिंक्स का फर्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे, फेरिंक्स इज अ ट्यूब दैट कनेक्ट्स द नोज एंड माउथ टू एसोफेगस एंड लैरिंक्स। फेरिंक्स एक ऐसी ट्यूब होती है जो कि नोज और माउथ को एसोफेगस के साथ और लैरिंक्स के साथ जो है वो कनेक्ट करती है। लैरिंक्स इज द अपर पार्ट ऑफ ट्रैकिया दैट कंटेन द वॉइस बॉक्स। लैरिंक्स जो है वो ट्रैकिया से ऊपर का जो हिस्सा होता है, ट्रैकिया का अपर पार्ट जो होता है वो लैरिंक्स कहलाता है, और यहाँ पर वॉइस बॉक्स भी प्रेजेंट होता है। सेकंड इसका फेरिंक्स का डिफरेंस है कि फेरिंक्स वॉल्स आर मेड ऑफ मसल्स। फेरिंक्स की वॉल्स जो हैं वो मसल्स से मिलकर बनती हैं, और जो लैरिंक्स की वॉल्स हैं वो कार्टिलीजियस स्ट्रक्चर होता है। ये एक बोनी स्ट्रक्चर होता है जो कि सॉफ्ट बोन कहलाती है, कार्टिलेज उस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जिससे जो है वो लैरिंक्स की वॉल्स बनी हुई होती हैं। इसका थर्ड डिफरेंस है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। अच्छा, फेरिंक्स जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पार्टिसिपेट करता है, हिस्सा लेता है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी हिस्सा लेता है, क्योंकि ये नोज और माउथ से भी अटैच होता है। तो नोज माउथ से अटैच होता है और एसोफेगस तक जाता है। तो एसोफेगस क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो ये जो फेरिंक्स है वो डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों में हिस्सा लेता है, जबकि लैरिंक्स जो है वो सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। तो ये इसका थर्ड डिफरेंस हो जाएगा कि लैरिंक्स जो है वो क्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट हमारा डिफरेंस है ग्लॉटिस एंड एपिग्लॉटिस।
ग्लॉटिस का और एपिग्लॉटिस का जो डिफरेंस है वो ये है कि अगर आप ग्लॉटिस इज मेड अप ऑफ द वोकल कॉर्ड्स एंड द स्पेस बिटवीन देम। ग्लॉटिस जो है वो किससे मिलकर बनता है, ये वोकल कॉर्ड से, और उसके दरमियान में जो स्पेस मौजूद होती है वो सारा पार्ट जो है वो ग्लॉटिस कहलाता है। और एपिग्लॉटिस कौन सा हिस्सा होता है, एपिग्लॉटिस एक ऐसा हिस्सा होता है जो कि कार्टिलेज के ऊपर मौजूद होता है और कवर्ड होता है म्यूकस मेम्ब्रेन से। म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो इसको एपिग्लॉटिस को कवर करके रखती है। ग्लॉटिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स व्हेन ब्रीथिंग। जब ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है और लंग्स में से एयर और एयर ने बाहर या अंदर जो है वो दाखिल होना होता है, तो ग्लॉटिस उस एयर को कंट्रोल करता है। Epiglottis is prevent food from entering into the trachea during swelling। जब फूड जो है वो इन कर रहा होता है एसोफेगस में, तो एपिग्लॉटिस जो है वो प्रिवेंट करता है, यानी बचाता है उस फूड को कि वो ट्रैकिया में एंटर ना हो। एपिग्लॉटिस उस टाइम पर क्लोज हो जाता है या उस जगह को जो है वो बंद कर देता है ताकि फूड ट्रैकिया में एंटर ना हो सके, जिसको सांस की नाली भी कहा जाता है कि सांस की नाली में जो है वो फूड ना जा सके। इसका थर्ड पॉइंट है इट मूव्स अपवर्ड्स ड्यूरिंग स्वेलिंग। स्वेलोइंग मीन्स जब हम निगल रहे होते हैं किसी चीज को, जब हम खा रहे होते हैं कोई चीज हमारी बॉडी के अंदर जा रही होती है या फेरिंग्स में जो है वो इन हो रही होती है, तो ये जो ग्लॉटिस वाला जो पार्ट है ये अपर ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। और एपिग्लॉटिस जो है इट मूव्स डाउनवर्ड्स ड्यूरिंग स्वेलिंग। एपिग्लॉटिस जो है वो डाउनवर्ड्स यानी नीचे की तरफ मूव कर जाता है, जैसे हमने अभी यहाँ पर पढ़ा कि ये प्रिवेंट करता है फूड को ट्रैकिया में एंटर होने से, यानी ये बचा लेता है कि फूड जो है वो ट्रैकिया में एंटर ना हो सके। किस तरह से ये कंट्रोल करता है, ये डाउनवर्ड्स यानी नीचे की तरफ मूव कर जाता है। जब ये नीचे की तरफ मूव करता है तो ये जो ट्रैकिया वाला जो बॉल है वो क्लोज हो जाता है, जो हिस्सा होता है ट्रैकिया का वो बंद हो जाता है, और जो ग़िज़ा है, जो भी खुराक है वो ट्रैकिया में एंटर नहीं हो सकती है, ट्रैकिया में दाखिल नहीं होती है। तो ये हमारे डिफरेंसेस थे जिनको आज के लेक्चर में हमने कवर किया है। इसमें अगर कहीं पर भी कोई कॉन्सेप्ट आपको क्लियर ना हुआ हो या कोई आपको मुश्किल पेश आ रही हो, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको इजी वर्डिंग में ये डिफरेंसेस जो है वो लिख के दिए जाएं, ताकि आपको 1 से 2 या 2 से 3 दफ़ा पढ़ने पर ही ये डिफरेंसेस याद हो जाएं और आप लोगों को इसको रट्टा लगाने की ज़रूरत ना पड़े। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप इन्हें बहुत ईजीली जो है वो सारे डिफरेंसेस को खुद से राइट कर सकेंगे। फिर भी अगर कोई मुश्किल पेश आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा और अपनी फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, ताकि मैं अपनी वीडियो को मज़ीद बेहतर कर सकूं। आपको पीडीएफ के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में जो है वो ये नोट्स आपको दे दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।